ओम साई राम। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अनकॉन्शियस पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। यानी कि आप नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करोगे ऐसे पेशेंट को जो कि अनकॉन्शियस है, जिसे कोई होश हवास नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंट जो भी आपका है, उसके फाइल से आपको उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा कंप्लीट नोट कर लेना है एंड फैमिली हिस्ट्री भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा हुआ है पेशेंट का। इसी तरह से आपको भी अपने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेना है। उनका क्या रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम वगैरह जो भी है, ये सब आप लिखोगे। एंड हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, डायग्नोसिस जब आप लिखते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं डायग्नोसिस में, जो नर्सिंग केयर प्लान हमको हमारे टीचर बोलते हैं या जो हम सोचते हैं कि ये वाला डायग्नोसिस पे हम एनसीपी बनाएंगे, तो डायग्नोस पे ना आप जो प्रॉब्लम है पेशेंट को, हेल्थ प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसका नाम आप लिखोगे। ये अनकॉन्शियस इस पे लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। इस जगह पे आप स्ट्रोक लिख सकते हो, है ना, सीवियर लिख सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो भी अनकॉन्शियस होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ठीक कर लेना है। जैसे कि हम एनसीपी कई बार बनाते हैं किसी सर्जरी पे, मान लीजिए टॉन्सिलेक्टमी है या हिस्टेक्टमी है, तो वो डायग्नोसिस नहीं होगा। डायग्नोसिस आपका क्या होगा, जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस होगा जिस वजह से उसकी सर्जरी करनी हो गई है, या फिर उसको यानी कि यूट्रस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं यूट्रस को। तो इसलिए डायग्नोसिस हमेशा ही डिजीज़ कंडीशन का नाम लिखोगे, और यहाँ पर आप जो जिस भी वजह से, जिस भी डिजीज़ के बाद वो अनकॉन्शियस हो चुका है पेशेंट हमारा, वो लिखोगे आप। हम केयर अनकॉन्शियसनेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही बात है। तो डायग्नोसिस आप यहाँ पे सीवियर लिख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको अनकॉन्शियस का एनसीपी बनाना है, अनकॉन्शियस पेशेंट पे बनाना है, तो वो आप फॉलो यानी कि अनकॉन्शियस के लिए ही करोगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करी जाएगी। तो चीफ कंप्लेंट्स हमारे पेशेंट की क्या है कि उसका कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो चुका है 3 दिन से, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, डिफ़िकल्टी है मूव करने में लेफ़्ट साइड में, ये उसको प्रॉब्लम है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, वो अगर लेफ़्ट साइड से मूव नहीं कर रहा है, पैरालिसिस उसको हो सकता है, और वो सीवियर की वजह से हो सकता है। फिर आप मेडिकल हिस्ट्री आप सारी बताओगे पेशेंट की, कि किस तरह वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, कितनी उसकी एज है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी जो हमने चीफ कंप्लेंट्स में लिखी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। साथ में उनका एडमिशन कहाँ पे हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे उनके वाइटल साइंस लिखे गए हैं, तो वाइटल्स भी लिख लेने हैं पेशेंट के, जो भी फाइंड आउट आप करते हो। साथ में कंटिन्यूशन में उनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, यानी कि जैसे वो एडमिट हुए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, क्या क्या देखा डॉक्टर ने, डायग्नोस किया कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है। डायग्नोसिस भी यहाँ पे आप ठीक कर लेना। साथ में जो प्रॉब्लम है वो है अनकॉन्शियस है पेशेंट, वीक वन साइड वीकनेस आ चुकी है उनको लेफ्ट साइड में, और मेडिसिन ले रहे हैं फॉर डायबिटीज़, डायबिटिक भी हैं आपके पेशेंट। या फिर ये तो एनसीपी बना हुआ है ना, आपके पेशेंट हो सकता है उनको और भी कुछ डिजीज़ेज़ हों, या फिर ना हो कोई ऐसी प्रॉब्लम। यानी कि अनकॉन्शियसनेस कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, वो एक कंडीशन डेवलप होती है किसी प्रॉब्लम के बाद में। राइस ट्यूब फीडिंग उनको दे रहे हैं, एंड नॉट कॉन्शियस, नॉट ओरिएंटेड। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे इलनेस की, पास्ट मेडिकल एंड सर्जरी, अगर कुछ भी पास्ट में हुई है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि पास्ट में बताया है कि पेशेंट, जो हमारा पेशेंट है वो डायबिटिक है। ओके, फिर उसके बाद हमने फैमिली ट्री बना दिया, फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे, इसको फिल कर लेना। जैसे फैमिली मेम्बर्स में जो लोग हेल्दी हैं और जो पेशेंट है आपके, उनका भी लिख सकते हो यहाँ पे कि पेशेंट जो है वो अनहेल्दी है। तो इधर आप देख सकते हो ये आपके पेशेंट है, यहाँ पे लिख देना अनहेल्दी। फिर पर्सनल हिस्ट्री आ जाता है, यहाँ पे पर्सनल पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री आप लिखोगे, बॉडी बिल्ड, उनके डाइट पैटर्न कैसा रहा है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है वो, किस टाइप की कोई एलर्जी तो नहीं है, बाउल ब्लैडर हैबिट कैसी रही हैं, ये कंप्लीट चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें कि उनका इनकम इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या उनका इनकम का सोर्स है घर में, क्या वो जॉब करते थे या उनके घर में कौन जॉब करता है, इस बारे में आप लिख सकते हो। साथ में हाउसिंग की कंडीशन भी इसमें ऐड करी हुई है, यानी ये सारी चीज़ें ही सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जर्नल अपीयरेंस पेशेंट की लिखोगे आप। ये जैसे कि इसमें इकट्ठा ही लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट्स डिवाइड कर लेना वन बाय वन करके, यानी कि एक साथ मत लिखना। इसमें तो ये पैराग्राफ में करके कर दिया है ना, आप इसको पॉइंट्स में कर लेना।
मेंटल स्टेटस बताना है तो वो कॉन्शियस ही नहीं है, ना ही ओरिएंटेड है। वाइटल्स, एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, हेड टू टू एग्जामिनेशन, इसमें आप कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन में जो चीज़ें आती हैं सब कुछ हम लिखते हैं, सारा एग्जामिन करते हैं। हेड एंड फेस, देन आइज़, देन ईयर्स को एग्जामिनेशन करना है, उस तरह से नोज़ को, माउथ एंड थ्रोट को। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो हमारा जो पूरे सिस्टम में ख़राबी नहीं हो सकती है, वही है कि उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सेस उनके एब्सेंट हो गए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखने को मिल जाएगी हमें। ये एब्डोमेन में आ जाता है, इंस्पेक्शन करते हैं, ऑस्कल्टेशन, परकशन। तो बाउल साउंड, जैसे बाउल साउंड हम चेक करते हैं, तो अगर आपको स्टेथोस्कोप की मदद से किया जाता है, ये अगर आपको सुनता है तो लिख देना है कि बाउल साउंड जो है वो ऑडिबल है, सुन रही है, जैसे कि नॉट हियर्ड इसमें लिखा गया है। palpation, tenderness on palpation, extremities, ROM is not possible, reflexes are absent, varicose vein present। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट में हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, इसीलिए। और अगर जैसे बेड सोर वगैरह भी है तो वो भी आप नोट कर सकते हो। अगला आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन जो होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है, तो पेशेंट तो कॉन्शियस ही नहीं है, ओरिएंटेड ही नहीं है, तो वो एग्जामिन नहीं कर पाए, इसलिए क्रेनियल नर्व फंक्शन कैन नॉट बी असेस्ड बिकॉज पेशेंट इज अनकॉन्शियस। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये है कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉट पॉसिबल, रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है, वो अनकॉन्शियस है। और स्किन की कंडीशन कैसी है इंटेगोमेट्री सिस्टम में, आप वो बताओगे पेशेंट का स्किन कैसी है। उस तरह से हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को चेक करेंगे, तो पेशेंट तो जो स्वेलो भी नहीं कर रहा है, उनको तो रायल्स ट्यूब पे है पेशेंट हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करके हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है। तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी पेशेंट तो नॉर्मली यूरिनेट नहीं करता है, उनको कैथेटर लगा है एलिमिनेशन के लिए। कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का आपका हुआ है वो आप नोट करोगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन चार्ट। तो इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन, 1 पिंट में क्या होता है फ्रेंड्स, 500-600 ml तक हम 1 पिंट मान लेते हैं, यानी कि आधा लीटर जो है वो 1 पिंट है। तो वो स्टैट ऑर्डर यानी उसी वक्त ऑर्डर किया होगा, पेशेंट जब आए होंगे तो उनको दिया होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि मैनिटॉल एंड ओरल ग्लिसरीन। फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यानी कि डायूरेटिक्स का टाइप होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, कम करता है। अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनमें इनको देते हैं ताकि उनका ICP यानी नॉर्मल रहे, कम करने के लिए दिया जाता है। तो ये उसका डोज है, ये जैसे कि OD है ये 2 बार है दिन में, BD यानी कि 2 बार। और जी ओरल है तो राइल्स ट्यूब से यानी कि उनको दिया जा रहा होगा, RL लिख सकते हैं यहाँ पे आप, या फिर NG लिख सकते हो, NG ट्यूब, NG फीडिंग। तो प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अनकॉन्शियस स्टेट, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू हैबिटली टू इंजेक्ट फ्लूइड एंड डिहाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनएबिलिटी है, इसको ढंग से आप लिख लेना, इनएबिलिटी, क्योंकि वो ओरली तो ले नहीं रहे हैं और राइल्स ट्यूब पे हैं, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी उनको हो सकता है, क्योंकि वो खुद से तो कुछ भी नहीं ले रहे, जितना दिया जा रहा है, जितना दे रहे हैं बस वही है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड टिश्यू इंटेग्रिटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस, क्योंकि वो स्वैलो नहीं कर रहे और वो अनकॉन्शियस भी हैं, इसलिए सेल्फ केयर डेफिसिट भी है पेशेंट हमारा। तो ये डायग्नोसिस उनकी कंडीशन के आधार पे अनकॉन्शियस है, क्योंकि उस बेसिस पे हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। फर्स्ट डायग्नोसिस को एक्सप्लेन किया गया है, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू
एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, ड्राइनेस ऑफ द आई, यानी कि इसका ये मतलब है कि आई में ड्राइनेस हो रहा है, जो हमने ऊपर लिखा है रिलेटेड टू। तो ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट का हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं वो अनकॉन्शियस है या फिर उनके रिलेटिव्स जो हैं वो ही बता सकते हैं सब्जेक्टिव डाटा में। तो और छोटे बच्चे में भी ऐसे ही होता है कि सब्जेक्टिव डाटा जो है वो रिलेटिव्स ही बताते हैं, पेरेंट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? असेसमेंट सबसे पहले आपको करना है पेशेंट का, कॉर्नियल इंटीग्रेशन का जो भी प्रॉब्लम है उनको, उसका देन उसका रैशनल आप लिखते हो कि किस लिए है, हेल्प टू प्लान केयर प्लान कर रहे हैं पेशेंट के लिए। आइज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आई शील्ड से, जिससे कि पेशेंट का जो कॉर्नियल अल्सरेशन है वो जो है बचेगा, वो होने से बचेगा, वो नहीं होगा। और इरिगेशन कर सकते हैं आइस का विद स्टीराइल सेलाइन और प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उससे। एंड इन जो भी जैसे आई ड्रॉप्स होती हैं वो भी दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल टीयर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो आर्टिफिशियल टीयर्स का क्या मतलब होता है? जो आई ड्रॉप डालते हैं ना आँखों में, उन्हीं को बोलते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स। तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और तब उनके अकॉर्डिंग ही उसको दिया जाता है। तो ये सारा जब आप प्लान करते हो उन्हीं को एक्शन में लाना है, और रैशनल बीच में लिखा गया है, और लास्ट में अपना आउटकम आपको देखना है कि क्या आपको रिजल्ट मिला है। जब आपने इतनी पेशेंट की केयर करी तो उससे क्या आपको आउटपुट मिला है, रिजल्ट इवैल्यूएशन में आएगा आपका। नेक्स्ट आता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो रिस्क फॉर इंजरी भी हो सकता है, उनको इंजरी वो कर सकते हैं, यानी ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट हो सकता है, जैसे साइड रेल्स नहीं है और पेशेंट की पोजीशन अपने आप ही थोड़ा थोड़ा वो किनारे पर आया तो वो गिर भी सकता है, क्योंकि उसे खुद तो होश है नहीं इसलिए। तो यहाँ पर हमारा यही रहना चाहिए कि इंजरी से हमें पेशेंट को बचाना है। उसके लिए प्लान आपको करना है, प्लानिंग करनी है सबसे पहले कि जैसे कि उनकी आइज़ ब्लिंक नहीं कर रही है। मेन तो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो चुका है। तो उसके लिए एक तो उनकी आँखों को कवर करना होगा हमें, ठीक है। पहला तो यही है, साइड रेस लगा के रखना है, पेशेंट के जो बेड है उसमें साइड रेल होना चाहिए। एंड यूज़ कॉशन व्हेन मूविंग द क्लाइंट। तो अनकॉन्शियस जो क्लाइंट है उनके साथ बहुत ही ध्यान से, यानी कि अकेले नहीं करना है, 2 लोग या 3 लोग आपस में मिलकर उन्हें पोजीशनिंग करवाना चाहिए, पोजीशन चेंज करवाना चाहिए, और बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है वो बोल भी नहीं सकते हैं कि उनको अगर कुछ फील भी हो रहा है, अगर पता भी चल रहा है बट वो अनकॉन्शियस हैं, कुछ बोल नहीं सकते, ना ही वो हिल-डुल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से करना होता है सारा केयर उनका। सपोर्ट प्रोवाइड करना है हेड को, लिम्स को, जब भी आप पेशेंट को मूव करो तो। ऑलवेज टर्न द क्लाइंट टूवर्ड्स द नर्स। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट आपका, वो गिरने से बचाने के लिए इस तरह हम करते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ आप जब करते हो तो वो पीछे को गिर सकता है, इसीलिए टूवर्ड्स द नर्स की तरफ को ही टर्न करने का ट्राई करना है, ताकि अगर पीछे कोई ना हो तो पेशेंट फॉल ना हो। तो ये सारे हम प्लान करेंगे, देन रैशनल लिखा गया है, सभी का इम्प्लीमेंटेशन है, और लास्ट में हमारा ये है कि रिस्क फॉर इंजरी इज़ रिड्यूस्ड। जब इवैल्यूएशन करेंगे तो ये जो इंजरी है वो, इंजरी होने से जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्नोस आप देख सकते हो, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इंजेस्ट फ्लूइड्स डिहाइड्रेशन। एक ये बना सकते हो आप, और इसको भी कंप्लीट हमने एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की प्रॉब्लम है उसको मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लूइड पैटर्न पेशेंट का मेंटेन किया जा सकता है। असेसमेंट का आपको ध्यान रखना है, हाइड्रेशन स्टेटस को आप असेस करोगे स्किन की कंडीशन को देखकर, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखकर, पेशेंट का आउटपुट और इनटेक, ये सारा कुछ चेक करके। हाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो प्रॉपरली, यानी कि डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करते ही हैं, तो नर्सिंग स्टाफ को ही ध्यान रखना है कि प्रॉपरली फ्लूइड उतने ही अमाउंट में जा रहा है।
राइल्स ट्यूब फीडिंग का ध्यान रखना है। एंड डायूरेटिक्स अगर एडमिनिस्टर करने हैं पेशेंट को, जैसे कि मैनिटॉल दिया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो फिर वो वैसे ही एज ऑर्डर प्रिस्क्राइब करना है, आई मीन एडमिनिस्टर करना है। इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना है। मेन पॉइंट रहता है ये वाला जो होता है ना, जब हम ये लिखते हैं रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो हॉस्पिटल में है पेशेंट तो इनटेक आउटपुट उसका मेज़र होता ही है, आवरली मेज़र करते हैं हम, या 24 आवर में भी या 12 आवर्स में भी, यानी ड्यूटी जितनी भी रहती है स्टाफ की वो अपनी ड्यूटी का तो रिकॉर्ड रखते ही हैं। तो ये एक मेन पॉइंट रहता है। तो ये हो गया आपका एक और डायग्नोसिस। ये कंक्लूजन है फ्रेंड्स, जैसे कि अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो उसका हमने यहाँ पे पूरा कंक्लूड कर दिया टॉपिक को। लेकिन डायग्नोसिस में मैं फिर से कह रही हूँ आपको, इसमें चाहे लॉस ऑफ अनकॉन्शियस ये लिखा गया है कि भाई ये उसकी कंप्लेंट है, बट ये डायग्नोस नहीं है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ जो शुरू में मैंने बताया था आपको, शी इज़ हैविंग कंप्लेनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं ये कंप्लेंट है, ये कंडीशन है जो किसी प्रॉब्लम के बाद आ जाती है। जैसे सीवियर का अटैक पड़ा, पैरालिसिस हुआ पेशेंट को, तो क्या हुआ, पेशेंट कई बार बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बट उससे पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रेन अटैक पड़ता है, ब्रेन स्ट्रोक है जैसे, उसके बाद या फिर अनकॉन्शियसनेस कोमा में पेशेंट जा सकता है। ये हो गया आपका रेफरेंसेस कि कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो इसे, बुक का नाम दिया गया है फ्रेंड्स। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो। और टेलीग्राम चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया से जुड़ जाइए, ग्रुप है वहाँ पर हमारा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।